हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक की। तो इस्चेमिक स्ट्रोक में देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस्चेमिया होगा, इस्चेमिया के बाद इन्फेक्शन होगा और उसके बाद फिर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। तो ये इस्चेमिया क्या होता है इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि इस्चेमिक ब्रेन डिजीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल न्यूरोनल इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से हमको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा और ये 3 टाइप्स के होते हैं, थ्रोम्बोटिक, एम्बोलिक और हाइपोक्सिक। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रोम्बोटिक की। तो थ्रोम्बोटिक में देखिए क्या होता है, ड्यू टू ए क्लॉट फॉर्मिंग डायरेक्टली एट साइट ऑफ इन्फेक्शन कॉमनली द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। तो कह रहे हैं कि एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है उसी साइट पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और ये कॉमनली होता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के टेरिटरीज के रीजन में। तो देखिए ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का टेरिटरी का रीजन है और यहाँ पे देखिए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे इस्चेमिया हो रहा है। तो ये दिखाया गया यहाँ पे, तो ये हो गया। और इसमें देखिए फिर क्या है, यूजुअली ओवर ए रेप्चर्ड एथरोस्क्लेरोटिक प्लग। तो ये मोस्टली किस वजह से होता है, तो रेप्चर्ड एथरोस्क्लेरोटिक प्लग की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एम्बोलिक। तो एम्बोलिक में क्या होता है, तो देखिए एम्बोलिक ड्यू टू एन एम्बोलस फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से एम्बोलस आएगा और वो आके यहाँ पे आके ब्लॉकेज कर देगा और ये कैन अफेक्ट मल्टीपल वेस्कुलर्स। तो ये किसी एक रीजन में नहीं महदूद रहेगा बल्कि ये कई वेस्कुलर टेरिटरीज को ये अफेक्ट कर सकता है। तो वही है कि कैन अफेक्ट मल्टीपल वेस्कुलर टेरिटरीज। तो मल्टीपल वेस्कुलर टेरिटरीज को ये अफेक्ट कर सकता है। और उसके बाद फिर क्या है, एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन में ऐसा देखने को मिल सकता है क्योंकि उसमें भी एम्बोलस का फॉर्मेशन होता है। कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है और डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ऐसा देखने को मिल सकता है। और वो भी डीवीटी के किस केस में, विद पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में पेटेंट फोरामेन ओवेल है तो वहाँ से जो एम्बोलाई बनी लोअर लिम्ब के वेन से वो राइट एट्रियम में आए और राइट एट्रियम से डायरेक्ट शंट हो जाएगा फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाता है ब्रेन में। फिर ये ब्रेन में एम्बोलिक इस्चेमिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये हुआ डीवीटी के साथ पेशेंट में क्या होगा और उसी को क्या बोला गया, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। तो ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म की केस है कि डीवीटी विद पेटेंट फोरामेन ओवेल। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में भी एम्बोलाई ये जाके एम्बोलिक इस्चेमिया कॉज करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं हाइपोक्सिक की, तीसरी टाइप। तो देखिए हाइपोक्सिक ड्यू टू सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन और हाइपोक्सीमिया। तो ये हाइपोक्सिक क्यों होता है, तो सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन होता है, यानी जो यहाँ पे टिश्यूज हैं इनमें हाइपोक्सिया हो जाएगा यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे है कि हाइपोपरफ्यूजन होगा या हाइपोक्सीमिया हो जाएगी, यानी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा लेकिन ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होगा, ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन तो प्रॉपर है लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हाइपोक्सिक इस्चेमिया हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए ड्यू टू सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन और हाइपोक्सीमिया ये हो गया। और कॉमन ड्यूरिंग कार्डियोवेस्कुलर सर्जरीज, तो ये कॉमन होता है कार्डियोवेस्कुलर सर्जरीज के दौरान और टेंड्स टू अफेक्ट वाटरशेड एरियाज, और इसमें सबसे ज़्यादा वाटरशेड एरिया के अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया। और फिर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम देंगे इफ़ विद इन 3 to 4.5 आवर ऑफ ऑनसेट। तो 3 से 4.5 घंटे के अंदर अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम दे देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि नो हेमोरेज या रिस्क ऑफ हेमोरेज, यानी हेमोरेज नहीं होना चाहिए, हेमोरेज ना हो और ना ही हेमोरेज का कोई रिस्क हो तभी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे सकते हैं। वरना अगर हेमोरेज है या रिस्क ऑफ हेमोरेज है तो ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ये हेमोरेज की कंडीशन को और ज़्यादा सीवियर कर देगा। तो हम पिछली वीडियो में इस पर हम बात कर चुके हैं। एंड और थ्रोम्बेक्टोमी, तो हम थ्रोम्बेक्टोमी भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। और थ्रोम्बेक्टोमी की जरूरत क्यों पड़ती है, इफ़ लार्ज आर्टरी एक्लूजन, अगर लार्ज आर्टरी में एक्लूजन हो रहा है तो हम थ्रोम्बेक्टोमी दे देंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा फायदा होगा। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस रिस्क विद मेडिकल थेरेपी, मेडिकल थेरेपी से हम इसके रिस्क को और कम कर सकते हैं। जैसे हम एस्पिरिन दे सकते हैं या क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं, तो इससे इस्चेमिया के चांसेस कम हो जाएंगे। और उसके अलावा फिर क्या है, ऑप्टिमम कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। अब हमको कुछ चीज़ें मेंटेन करके रखना है। वो क्या है कि ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर को हमको बना के रखना है, ऑप्टिमम ब्लड शुगर हमको देख के रखना है, लिपिड देख के रखना है और स्मोकिंग सेसेशन, ये हमको बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का। एंड ट्रीट कंडीशन दैट इंक्रीज रिस्क, तो उन कंडीशंस को ट्रीट करना है जिसकी वजह से इस्चेमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, खासतौर से एम्बोलिक में। तो देखिए क्या है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन जैसे हुआ और कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, तो इनकी वजह से एम्बोलिक इस्चेमिया देखने को मिलता है। तो इन कंडीशंस को भी हमको ट्रीट करना है। तो ये हमारा हो गया इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। तो इस्चेमिक अटैक ये 3 टाइप के होते हैं, हमने इसकी बात की। और इसमें
जो थ्रम्बोटिक है इसमें मोस्टली मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो ये वाला पूरा एरिया देखिए है। और ये एम्बोलिक, इसमें मल्टीपल वेस्कुलर टेरिटरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। और हाइपॉक्सिक, इसमें देखिए ये वाटरशेड एरिया इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वाटरशेड एरिया देखिए हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि ये देखिए ये वाटरशेड एरिया है, ये वाटरशेड एरिया है और ये वाटरशेड एरिया है। और ये एंटीरियर और मिडिल के बीच का एरिया, और ये मिडिल और पोस्टीरियर के बीच का एरिया ये वाला एरिया है। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की बात की कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देंगे, लेकिन अगर हीमोरेज नहीं है तो